तो आपने एक तरफ देखा कि किस तरीके से ये रिपोर्ट खुलासा कर रही है, जिसमें बताया गया कि भारत के जो युवा हैं उनका मेंटल हेल्थ बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ भारत में युवा सिर्फ देश की ताकत नहीं है, चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। हर चुनाव में युवाओं के नाम पर नौकरी, रोजगार, स्किल और बेहतर भविष्य के वादे किए जाते हैं। लेकिन नीति आयोग की नई रिपोर्ट ये 18 अगस्त को जारी हुई है, अभी रिसेंटली। ये आप समझिए कि ये खुलासा प्राइम न्यूज नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट कर रही है। इन दावों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नीति आयोग की री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047 की ये रिपोर्ट है। इसके मुताबिक भारत का 15 से 29 साल का जो युवा है उसमें करीबन 8.7 करोड़ युवा नीट है। अब आप नीट का मतलब समझिए। सबसे पहले नीट का मतलब ये नहीं एग्जाम वाला नीट नहीं है। नीट मतलब नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। नीट यानी कि 8.7 करोड़ युवा जो है ना तो वो रोजगार में है, ना ही पढ़ाई में है और ना ही किसी ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं। यह आंकड़ा 2021 के NSS यानी कि नेशनल सर्वे सैंपल के आधार पर लिया गया। 78वें दौर के डेटा पर आधारित है और समस्या सिर्फ नौकरी की बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स ऐसी नौकरियों में हैं जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है। यानी एक तरफ डिग्रियां बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ डिग्री और नौकरी के बीच की दूरी यानी कि गैप बढ़ रहा है। अब इस तस्वीर के साथ एक और आंकड़ा आपको जोड़ना चाहिए, जिसका जिक्र अभी मैंने पहले किया। 84 देशों वाली ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट, जिसमें भारत 18 से 34 साल के युवा जो हैं भारत के, वो 60वें पायदान पर हैं। उनका मेंटल हेल्थ कोशेंट स्कोर 33 है। मतलब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युवा वोट किसे देंगे, सवाल ये है कि युवा भविष्य किसके भरोसे बनाएंगे। सियासत को युवा चुनाव में चाहिए, लेकिन युवाओं को चुनावी नारों से आगे नौकरी चाहिए, स्किल चाहिए, सुरक्षित भविष्य चाहिए। क्योंकि युवा सिर्फ वोट बैंक तो बिल्कुल नहीं है, वो भारत के भविष्य का सबसे बड़ा निवेशक है, इन्वेस्टर है, जिसे आपने सिर्फ भेड़ों की भीड़ समझ लिया है। वो तो बिल्कुल नहीं है। चलिए आपको कुछ तथ्य मैं साझा करती हूं ग्राफिक्स के जरिए, जो आपको पता होने चाहिए कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो क्या खुलासा कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, जो कि पहले वाली रिपोर्ट्स पर मोहर लगाने का काम कर रही है। ये रिपोर्ट जो है वो 2047 के आधार पर बनाई गई है कि कैसा भारत हम देखना चाहते हैं। 8.7 करोड़ युवा शिक्षा और रोजगार ट्रेनिंग से दूर हैं। 15 से 29 साल के युवाओं को नीट की श्रेणी में रखा गया है। नीट मैंने अभी आपको बताया था, नीट यानी कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ 8.25 ऐसे युवा हैं जिनको योग्यता के अनुसार नौकरी मिल रही है। बाकी जो युवा हैं वो कई युवा कम वेतन वाली नौकरियों को स्वीकार कर लेते हैं। ये खुलासा प्राइम न्यूज नहीं बल्कि नीति आयोग की ये रिपोर्ट कर रही है, जो कि 18 अगस्त को सामने आई है। चलिए हमारे साथ में डॉक्टर पंकज कुमार जुड़ गए हैं, मनोचिकित्सक हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत के साथ मेरा सवाल रहेगा, देखिए वंदे मातरम पर चर्चा सारे न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, छात्रों की गूंज पर बात सभी कर रहे हैं और कुछ मछली भोज पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि देश का जो 44% हिस्सेदार युवा है उसकी मानसिक स्थिति पर बात करनी चाहिए। इस वजह से सर ये शो हम कर रहे हैं और नीति आयोग की अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, शायद किसी चैनल ने ये दिखाई भी नहीं है। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जिस तरीके से युवाओं के बीच में करियर अनसर्टेनिटी, एजुकेशन सिस्टम प्लस ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, इसका कितना इम्पैक्ट युवाओं की मेंटल हेल्थ पे पड़ता है? देखिए जो आपने मुद्दे उठाए हैं आपके चैनल ने और आपने पूजा जी, वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील हैं। और ये हमारे आने वाले कल, हमारे आने वाले देश के कल के बारे में है, जो हमारा भविष्य है और जो तय करेगा कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा, किस ओर जाएगा और किस ऊंचाइयों पे पहुंचेगा या बर्बाद होगा।
तो ये युवा से ही हमारे देश का भविष्य तय होता है। और जो रिपोर्ट आपने लिखा ये बहुत ही दुखद रिपोर्ट है, जो बताती है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा युवा इस प्रकार इस लेवल पे नहीं उनको एजुकेशन या वो मिला है कि वो कुछ अच्छा कर पाए लाइफ में, कुछ रोजगार अच्छा पा पाए। तो ये बहुत गंभीर सवाल उठा देता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, हमारे सरकार की नीतियों पर, और हमारे युवा के मानसिक स्थिति पे को आप देख सकते हैं कितनी दुखद है। कुछ समय पहले जंतर मंतर पे हजारों लाखों की तादाद में युवा पहुंचे हैं। इसलिए नहीं पहुंचे कि वो कोई किसी पार्टी के सपोर्ट या अगेंस्ट में थे, वो इसलिए पहुंचे कि वो सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए थे। जो कि नीट में पेपर लीक हुआ, उनको उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि ये एक परीक्षा जो कि डॉक्टर बनाती है, जीवन देती है, वहां तक और सर सिर्फ वो जंतर मंतर की बात नहीं है। आप झारखंड ले लीजिए, बिहार के अंदर अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट चल रहा है, पुणे में बच्चे जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हर जगह देश के लगभग हर कोने में परीक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। मतलब बच्चा एग्जाम भी दे रहा है तो उसको भरोसा नहीं है कि वो एग्जाम जो दे रहा है उसका रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, ये लटक तो नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके का है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सरकारी नौकरियों के अलावा या फिर एक निश्चित नौकरियों के अलावा कुछ और विकल्पों के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। ये दोनों चैलेंज है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं जो आपने अभी जो बताए हैं कि विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड नौकरियां हैं, पाने वाले बहुत सारे। आप मानेंगे डॉक्टर का एक इंटरव्यू होता है, अगर एक टेम्परेरी पोस्ट जो कि केवल 6 महीने की होती है, 10 सीटों के लिए कई सौ आवेदन आ जाते हैं। लखनऊ में सिपाही की अर्जी निकली, उसमें हजारों लाखों लोगों ने अर्जियां दी, पीएचडी डॉक्टर तक ने उसमें सिपाही और के चपरासी तक के लिए अर्जी दी। अब समझ लीजिए हमारे देश किस दिशा में जा रहा है, कितना प्रेशर है युवाओं के दिमाग पे, कितना नेगेटिविटी है, और कितना ही ज्यादा यहाँ पे हमारे अपॉर्चुनिटी की कमी है हमारे युवाओं के लिए, जिनका भविष्य दिन ब दिन अंधकार में धकेला जा रहा है, और जो कहीं ना कहीं अपना हिम्मत खोते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस के चलते उनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा हो रही है, और डिप्रेशन का वो उनके मन में जड़ बीज वो दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो घर कर ले रहा है। इसे ठीक करने का तरीका क्या है सर? क्योंकि देखिए हमने फैक्ट्स और फिगर्स पर तो बात कर ली, लेकिन इसे ठीक करने का एग्जैक्ट तरीका क्या हो सकता है? देखिए, मैं किसी सरकार के खिलाफ या अगेंस्ट या सपोर्ट में नहीं हूं, यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं युवाओं की और बढ़ती मानसिक परेशानियों की प्रति बोल रहा हूं। हमें समझना पड़ेगा कि सरकार जो भी मुद्दे उठा रही है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, एज अ पर्सन भी, एज अ इंडिविजुअल भी, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री भी। ये भी समझना पड़ेगा जो असली मुद्दे हैं जिनसे युवाओं को फर्क पड़ता है, उनकी एजुकेशन, उनकी नौकरी, उनकी रोजगार, उनके खाने कमाने का जरिया, उस पर भी सोचना पड़ेगा, उस पर भी गौर करना पड़ेगा। जो आंकड़े सरकार के नीति आयोग के अपने आंकड़े हैं, किसी के जेब बनाए हुए नहीं है, ये गंभीर इशारा करते हैं कि कोई समस्या बहुत गहरी जड़ में है, जिसकी तरफ हम या तो देखना नहीं चाह रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं। तो दोनों ही चीजें गलत हैं। हमें गहराई में जाके रियल कॉज को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ऊपरी तौर पे सिर्फ भाषण देने से या बातें करने से कुछ बदलाव रियल में नहीं आ रहा है और नहीं आएगा। केवल नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है और युवाओं को अंधकार में धकेला जा रहा है, और हमारे देश का भविष्य इतना नेगेटिव, इतना नकारात्मक होगा तो सोच लीजिए फिर आगे आने वाला कल कितना ही नेगेटिव और दुखदायी होने वाला है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, बच्चों को स्किल्ड करने पर फोकस की बात हुई, लेकिन एमएसएमईज की देश के अंदर जिस तरीके की सिचुएशंस हैं वो किसी से छिपी नहीं हुई हैं कि कितने स्टार्टअप खड़े हुए और कितने लाखों की तादाद में स्टार्टअप बंद हुए हैं, क्योंकि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाया। जिन्होंने इनिशिएटिव लिया भी उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाया। क्या हमें स्टूडेंट्स को, युवाओं को, यूथ को डाइवर्ट करने से पहले उनके लिए एक तरीके का फैकल्टी सिस्टम भी खड़ा करना होगा क्या? क्योंकि गाइडेंस की भी कमी है। कैसे आप इस चीज को देखते हैं? क्योंकि युवा इनिशिएटिव तो लेता है, जोखिम तो चलिए वो अपने कलेजे पे पत्थर रख के एक बार को ले लेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि वो उसमें सक्सेसफुल होगा, या कम से कम असफल होने का जो परसेंटेज है वो कम हो सकता है? कैसे आप देखते हैं इसे? गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है युवाओं के लिए, जो उनको नहीं मिल रहा है और बड़े चिंता का विषय है। आपको पता होगा, दिल्ली में शायद आपने सुना भी होगा, आप समझ सकते हैं कि कैरियर काउंसलर करके एक फील्ड होती है। आज के टाइम में कैरियर काउंसलर अगर आप जाइएगा तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। शायद आपको पता भी होगा कि 10 से 20 लाख रुपए लेता है कैरियर काउंसलर, सिर्फ बताने की कि कौन से कॉलेज में फॉर्म भरे, फॉर्म भरवाने के लिए और गाइडेंस देने के लिए।
इतना पैसा हर किसी के माता पिता के पास नहीं है जो दे पाए। तो सिर्फ कितनी कमी है काउंसलिंग की, प्रॉपर गाइडेंस की, स्कूल के लेवल पे, सरकार के लेवल पे और समाज के लेवल पे और पारिवारिक लेवल पे। इस बात से दर्शाता है कि एक प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग की एक प्रॉपर एक फील्ड तैयार हो गई जो 20-20 लाख रुपए ले रही है सिर्फ फॉर्म भरवाने के, विदेशों में और इंडिया के कॉलेजेस में। समझ लीजिए कितनी ज्यादा यहाँ पे वैक्यूम है, कितना ज्यादा कमी है, और हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता है। ये समझने की बात यहाँ पे। तो युवा पर निश्चित तौर पे नकारात्मक होना, डिप्रेस्ड होना, परेशान होना, भटकना बिल्कुल समझ में बात है, जो कि इस प्रकार व्यक्ति होगा ही अगर ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाएगा तो। ठीक है सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे। ये तो हो गई सरकारों की बात कि सरकार उस दिशा में कदम नहीं उठा रही है, इस वजह से एक तरीके का कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस यूथ के अंदर है। मैं इनिशियली समाज में यानी कि सोसाइटी में क्या कर सकते हो उस पर भी बातचीत करना चाहूंगी। इंडिया के अंदर ये कल्चर नहीं है। नॉर्मली अगर कोई मनोचिकित्सक के पास काउंसलिंग के लिए जा रहा है या आपके पास भी लोग आते होंगे तो कहेंगे अरे तुम पागल हो गया कि मनोचिकित्सक के पास जा रहे हो। जबकि फॉरेन के अंदर अगर देखा जाए तो इंसान जब अपनी लाइफ के नए फेज में एंटर करता है तो उस स्ट्रगल के दौरान वो अपनी काउंसलिंग पर फोकस करता है, काउंसलिंग जरूर कराता है, जिससे उसे खुद भी हेल्प मिलती है। जैसे कोई भी, अगर मैं यूथ की बात करूं तो वो कॉलेज से निकल करके अगर जॉब साइकिल में आया तो जिस तरीके का प्रेशर वो फील कर रहा है, क्योंकि कॉलेज में वो आजाद था और अब जॉब में आ गया तो वो बंदिशों के अंदर है, तो वो अपने आप को स्ट्रेस्ड फील करता है। आपको लगता है कि काउंसलिंग पर भी फोकस होना चाहिए और उसको लेकर के भी जागरूकता आनी चाहिए कुछ हद तक? पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए? जी बोले सर। जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। जो स्टिग्मा है, जो आपने बिल्कुल सही उठाया है कि हमारे देश में खासकर एक मनोचिकित्सक के पास जाने के, साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास जाने के बाद प्रति लोगों का स्टिग्मा है, डर है, कहीं ना कहीं मन में हिचक है। पर हमें समझना पड़ेगा कि मनोचिकित्सक या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सिर्फ आपको डिप्रेशन या दिमाग की दवा नहीं देते, वो प्रॉपर आपको समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को आंकते हैं, आपके टेम्परामेंट को जानते हैं, आपके जीवन में क्या रुकावटें आ सकती हैं, आ रही हैं, जो आपको एक बेहतर इंसान बनने से, अचीव करने से रोकते हैं, उस पर कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर थेरेपी के द्वारा सही दिशा पे मोड़कर से मुकाम बचाने में बहुत मदद करते हैं। तो उचित समय पर रहते हैं प्रॉपर प्रोफेशनल काउंसलिंग थेरेपी लेने के लिए या गाइडेंस लेने के लिए वेलनेस में कोई बुराई नहीं है और करना चाहिए और लेना चाहिए, वरना चीजें धीरे धीरे बिगड़ती रहेंगी और डगमगा जाएंगे अपने राह से। समझना पड़ेगा कि सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चे एडीएचडी का बड़ा कॉमन एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते, तो मात्र एक छोटी सी थेरेपी या इलाज से बच्चों के जो आईक्यू है वो प्रॉपर यूज कर पाते हैं और अचीवमेंट जो 50-60% बच्चा अचीव कर रहा है जाके 90% अचीव कर पाता है जो उसकी आईक्यू के अनुकूल होता है। तो ये बहुत छोटी सी हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस प्रकार के हम टाइमली इंटरवेंशन करके बच्चों को सही राह पे, सही दिशा पे दिखाते हैं। तो माता पिता को सोचना चाहिए कि बच्चों को सही समय पे एक प्रॉपर प्रोफेशनल के पास गाइडेंस के लिए जाए, काउंसिल किया जाए और जो थेरेपी और इलाज जरूरत है वो भी कराए। तो शर्माए हिचकाए नहीं, ये बहुत जरूरी है आपके अपने भविष्य, बच्चे और उसके भविष्य के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अहम विचार साझा किए, अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की। तो देखिए, देश जो है वो युवाओं के कंधे पर है, लेकिन अगर वो कंधे कमजोर हो जाएं तो वंदे मातरम कितना भी गा लीजिए, देश कितना आगे बढ़ेगा? जनगण मन गा लीजिए, कितना देश आगे बढ़ेगा? ठीक है, इतिहास गौरवशाली है, लेकिन वो इतिहास गौरवशाली देश का तभी रहेगा जब भविष्य सशक्त होगा, और भविष्य देश के युवा हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। जिस देश में पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्य संकट और तमाम बेसिक सुविधाओं से अभी हम नहीं निकल पाए हैं, वहां पर युवाओं को वोट बैंक समझना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चे अगर मानसिक तौर पर सशक्त नहीं हुए तो देश वाकई गर्त में चला जाएगा। ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।